इंडिया के हिस्ट्री में 3 ऐसे स्कैम जिसने हजारों लोगों को सड़कों पे ला दिया। लाखों लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई चली गई। एक स्कैम की वजह से तो गवर्नमेंट को नया कानून बनाना पड़ा और जितना भी पैसा ये लोग लेकर भागे हैं वो लोगों की मेहनत की कमाई थी। तो किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा स्कैम करा, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कैसे गवर्नमेंट के रोकने के बाद भी ये बड़ी आसानी से हजारों करोड़ों देश के बाहर ले जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। फाइनली इन तीनों स्कैम में एक सिमिलैरिटी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब एक गरीब लोन नहीं चुकाता है तो उसका घर बिक जाता है और जब एक अमीर लोन नहीं चुकाता है तो बैंक बिक जाता है। विजय माल्या एक बहुत अमीर फैमिली में जन्मे थे। इनके पिता मित्तल माल्या यूबी ग्रुप के मालिक थे जो उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा लीकर कंपनी था। विजय माल्या इतने बड़े घर में पैदा हुए थे कि उन्हें बचपन से ही बिजनेस के बारे में उनके पिता सिखाने लगे। 1970 में मित्तल माल्या ने विजय माल्या को अमेरिका भेजा, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ सीखा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इंडिया वापस आते हैं और अपने पिता के साथ यूबी ग्रुप को संभालने लगते हैं। अब विजय माल्या और मित्तल माल्या दोनों यूबी ग्रुप को चला रहे थे और विजय माल्या के जुड़ने के बाद यूवी ग्रुप और भी तेजी से बढ़ने लगा, डिफरेंट डोमेन में एक्सपैंड करने लगा, बट इनका मेन प्रॉफिट लिकर बेचकर ही आता था। अनफॉर्चुनेटली 1983 में मित्तल माल्या का देहांत हो जाता है और यूवी ग्रुप का पूरा कंट्रोल विजय माल्या के हाथों में आ जाता है। यूवी ग्रुप का कंट्रोल लेने के बाद विजय माल्या यूवी ग्रुप को इतना बड़ा बना देते हैं कि यूवी ग्रुप इंडिया का सेकंड बिगेस्ट लिकर कंपनी बन जाता है। इस वक्त विजय माल्या मार्केट में बियर का नया ब्रांड लॉन्च करते हैं, किंगफिशर। विजय माल्या किंगफिशर से इतना ज्यादा ऑब्सेस हो गए कि वो किंगफिशर को दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बनाना चाहते थे और ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं करा। हर जगह प्रमोशन, मार्केटिंग, यहाँ तक कि किंगफिशर के नाम से कैलेंडर भी चालू करा और जो भी एक्ट्रेसेस इस कैलेंडर में लॉन्च होती वो रातों रात स्टार बन जाती, जैसे कि दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ। जबकि किंगफिशर एक बियर ब्रांड है और उसका कैलेंडर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन विजय माल्या को किंगफिशर नाम इतना बड़ा बनाना था कि जहाँ लोग देखे वहाँ सिर्फ किंगफिशर दिखे। विजय माल्या ने आईपीएल की टीम भी किंगफिशर के नाम से खरीदी, किंगफिशर फॉर्मूला 1 कार भी निकाला। इन सब के बीच वो छोटी मोटी कंपनी को भी एक्वायर करने लगे। विजय माल्या जानते थे कि अभी भले ही पैसा लग रहा है लेकिन बाद में बहुत प्रॉफिट होगा और ऐसा ही हुआ। बहुत थोड़ी टाइम में किंगफिशर इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन गया और इंटरनेशनली 50 कंट्रीज में बिकने लगा। अब देखिए, ये जो लिकर इंडस्ट्री है इसमें फायदा तो बहुत है लेकिन इसे चलाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो पूरी इंडस्ट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजों से निपटने के लिए माल्या खुद पॉलिटिक्स में घुसना चाहते थे। तो 2002 में अपने कनेक्शंस के थ्रू माल्या अपने ही होम स्टेट कर्नाटका के इंडिपेंडेंट राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट हो जाते हैं। अब विजय माल्या के पास पॉलिटिकल सपोर्ट भी आ चुका था। एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट अंटिल विजय माल्या का एक डिसीजन जो सब कुछ खत्म कर देता है और उसे देश छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। ईयर 2004 जब विजय माल्या अपने सीएफओ को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगले साल तक वो एक एयरलाइन कंपनी खोलना चाहते हैं, किंगफिशर एयरलाइन, और उसे अपने बेटे सिद्धार्थ को उसके 18th बर्थडे में गिफ्ट करना चाहते हैं। अब एक एयरलाइन खोलने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है तो विजय माल्या बैंक से लोन मांगते हैं बट उन्हें कोई लोन नहीं देता। तो वो खुद के 400 करोड़ लगाकर 13 एयरप्लेन्स खरीदते हैं और नवंबर 2005 को किंगफिशर एयरलाइन लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च के तुरंत बाद हर जगह किंगफिशर की लग्जरियस एक्सपीरियंस का हल्ला हो जाता है क्योंकि उस वक्त तक कोई भी एयरलाइन किंगफिशर जितना लग्जरी एक्सपीरियंस नहीं दे रहा था। जिस तरफ बाकी एयरलाइन प्लेन्स में मैगजीन, न्यूज़पेपर देते थे, वहां पर किंगफिशर ने एलईडी स्क्रीन लगाया था। वो हेडफोन्स देते थे, गर्म खाना, वेल ट्रेन एयर होस्टेस जो विजय माल्या खुद चुनते थे। अब किंगफिशर एयरलाइन बहुत ज्यादा फेमस हो गया था लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं बना रहा था क्योंकि किंगफिशर का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज्यादा था। अब विजय माल्या चाहते थे कि किंगफिशर डोमेस्टिक फ्लाइट से इंटरनेशनल फ्लाइट बने, लेकिन किंगफिशर को लाइसेंस इसलिए नहीं दिया जा रहा था क्योंकि किसी भी एयरलाइन को इंटरनेशनल परमिट के लिए मिनिमम 5 साल का डोमेस्टिक एक्सपीरियंस होना चाहिए और किंगफिशर को सिर्फ 2 साल का था। बट उस वक्त सिर्फ 2 एयरलाइंस को 5 साल का एक्सपीरियंस था, स्पाइस जेट और एयर डेकन। और एयर डेकन मशहूर था अपने चीपेस्ट एयर टिकट के लिए, जिसके वजह से सारे एयरलाइंस परेशान थे। तो विजय माल्या एयर डेकन को खरीदने के लिए इतना डेस्परेट हो गए कि बिना कुछ देखे एयर डेकन को 1000 करोड़ में एक्वायर कर लिए। ऐसा करने से किंगफिशर को इंटरनेशनल परमिट भी मिल गया और कॉम्पिटिशन भी हट गया और माल्या ने उसका नाम चेंज करके किंगफिशर रेड रख दिया। बट जो एयर डेकन का यूएसपी था, चीप टिकट, उसे ही चेंज करके विजय माल्या ने लग्जरी एक्सपीरियंस के नाम पर टिकट का दाम बढ़ा दिया, जिसकी वजह से सारे कस्टमर्स दूसरे ऑप्शन ढूंढने लगे और जो किंगफिशर को थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट भी होता था वो भी रुक गया। अब तक विजय माल्या अपना पैसा लगा रहा था लेकिन उसे और पैसे की जरूरत थी तो वो बैंकों से लोन लेना स्टार्ट करता है। विजय माल्या एसबीआई से 1600 करोड़ और आईडीबीआई बैंक से 900 करोड़ का लोन लेता है। बट द शॉकिंग पार्ट इज कि बैंक जब भी लोन देता है तो उसके बदले सिक्योरिटीज रखता है,
लेकिन विजय माल्या को लोन बिना किसी सिक्योरिटीज की मिल रही थी और सिर्फ SBI और IDBI बैंक ही नहीं, छोटे मोटे बैंक मिलाकर अप्रॉक्स 7,000 करोड़ का लोन लिया था विजय माल्या ने। और यहाँ से विजय माल्या का बाहर भागने का प्लान स्टार्ट होता है। अब इतने सारे लोन लेने के बाद भी विजय माल्या एम्प्लॉयज की सैलरी होल्ड कर रहा था, कैटरिंग एयरपोर्ट का पेमेंट ड्यू कर रहा था, इनफैक्ट बैंक के इंस्टॉलमेंट भी ड्यू कर रहा था, जिसकी वजह से उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट्स होने लगी और उस वक्त गवर्नमेंट को भी लग रहा था कि विजय माल्या भागने वाला है। तो एक रेड अलर्ट निकाला गया कि विजय माल्या किसी भी एयरपोर्ट में दिखे तो उसे रोककर वापस भेजना है और इन्फॉर्म करना है CBI को। बट पता नहीं कैसे गवर्नमेंट के इसी नोटिस में कुछ वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि अगर विजय माल्या एयरपोर्ट में दिखे तो उसे रोककर सिर्फ पूछताछ करनी है और उसे जाने देना है जहां वो जा रहा है और उसकी लोकेशन को CBI को इन्फॉर्म करना है। इसके बाद 2 मार्च 2016 को विजय माल्या दिल्ली एयरपोर्ट से जेट एयरवे की फ्लाइट नंबर 9W122 पकड़कर टर्मिनल 3 से 55 सूटकेस और अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ लंदन भाग जाते हैं। यानी कि बड़ी आसानी से गवर्नमेंट को चूना लगाकर विजय माल्या भाग गया और उसे कोई कुछ नहीं कर पाया। विजय माल्या स्कैम तो बस शुरुआत थी, इस स्कैम की वजह से तो सरकार को बैंक्स के रूल चेंज करने पड़े। विजय माल्या के जैसे ही नीरव मोदी भी बहुत अमीर घर में पैदा हुआ था। नीरव मोदी की पूरी पीढ़ी डायमंड के बिजनेस करती थी। इनके पिता दीपक मोदी गीतांजलि, जो डायमंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, उसके ओनर थे और रॉ डायमंड्स के इंडस्ट्री में नीरव मोदी का भी बहुत नाम था, क्योंकि जिस वक्त सारे डायमंड मर्चेंट्स रॉ डायमंड ट्रेड करते थे, वहां पर नीरव मोदी उसी डायमंड को पॉलिश करके अपने बायर्स को देता था, जिसके वजह से उनके बायर्स को हीरे तराशने के लिए अलग से टीम नहीं रखनी पड़ती थी और इसी मूव की वजह से नीरव मोदी का नाम बहुत आगे बढ़ने लगा। ऐसे ही एक दिन नीरव का फ्रेंड, जिसे इयरिंग का पैर डिजाइन करना था, तो वो नीरव को बोलता है, तो नीरव उसे इयरिंग डिजाइन करके देता है जो उसके फ्रेंड को बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले नीरव मोदी सिर्फ रॉ डायमंड के बिजनेस में थे और ज्वेलरी के बिजनेस में घुसना चाहते थे, तो वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हैदराबाद के गोलकोंडा माइन और ऑस्ट्रेलिया के आर्गिल माइन, जहाँ पिंक डायमंड मिलता है, ये दोनों जगह से डायमंड लेते हैं और एक बहुत यूनिक नेकलेस बनाते हैं, जिसका नाम इन्होंने गोलकोंडा लोटस नेकलेस रखा। और ये नेकलेस लोगों को इतना पसंद आया कि इसे ऑक्शन में बेचा गया, वो भी 16 करोड़ 29 लाख में। इसकी वजह से नीरव मोदी का स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसी फेम का यूज करके नीरव मोदी खुद के नाम पर डायमंड का ब्रांड निकालते हैं, जिसमें ये डिजाइन डायमंड ज्वेलरी बनाते हैं और ऑक्शन में भेजते हैं और इंडिया के साथ साथ 17 अलग कंट्रीज में अपने स्टोर भी खोलते हैं। जिस तरह से मनीष मल्होत्रा सव्यसाची का नाम है, वैसे ही डिजाइनर ज्वेलरी में नीरव मोदी का पूरा वर्ल्ड में नाम हो जाता है और यहीं से नीरव मोदी अपने स्कैम की शुरुआत करता है। स्कैम को समझने से पहले डायमंड इंडस्ट्री काम कैसे करता है उसे समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया के एक डायमंड ट्रेडर है और आपको इंडिया के बाहर UK के डायमंड एक्सपोर्टर से डायमंड मंगवाना है और अगर आपके पास पैसा है तो आप पूरा पैसा देकर डायमंड मंगवा लो। लेकिन अगर आपको खुद का पैसा नहीं लगाना है, जैसे कि नीरव मोदी को खुद का पैसा नहीं लगाना था, तो आप इंडियन बैंक से लोन लेकर UK के एक्सपोर्टर को पैसा देकर डायमंड मंगवा लो। ये हो गया नॉर्मल तरीका, लेकिन इसमें आपका ही लॉस है, क्योंकि इंडियन बैंक में पहले तो इंटरेस्ट ज्यादा है और फिर उसे फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करने से आपका ही नुकसान होगा। तो ऐसे केसेस में आप इंडियन बैंक से लोन न लेकर डायरेक्ट UK के बैंक से लोन लेते हो, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट बहुत कम है और कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं करवाना होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि UK बैंक आपको लोन क्यों देगा? तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, जैसे कि आपको UK के एक्सपोर्टर से डायमंड मंगवाना है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है और आप UK के बैंक से लोन लेना चाहते हैं, लेकिन UK का बैंक आपको जानता नहीं है, तो आप इंडियन बैंक के पास जाओगे। इंडियन बैंक UK बैंक से बात करेगा, आपकी गारंटी लेगा, फिर जाकर UK बैंक आपको लोन देगा। फॉर एग्जांपल, PNB बैंक को लेते हैं। मानिए आपको 100 करोड़ का लोन चाहिए, तो PNB बैंक आपकी गारंटी लेने के लिए पहले आपसे सिक्योरिटीज मांगेगा, क्योंकि कल को आपने पैसे नहीं दिए तो PNB बैंक को भरना होगा। मान लो आपने सिक्योरिटीज भी दे दिए, तो PNB बैंक आपकी प्रोफाइल चेक करेगा, अकाउंट चेक करेगा, आपने पहले क्या बिजनेस किया है, ये सब कुछ सही निकलने के बाद आपको 100 करोड़ का बायर्स क्रेडिट इशू कर देगा। फिर PNB बैंक ये LOU, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, UK बैंक को स्विफ्ट मैसेजिंग के थ्रू देगी और जैसे ही UK बैंक को LOU मिलता है, वो लोन को इशू कर देगा और पैसे को PNB के UK ब्रांच, जिसे नोस्ट्रो ब्रांच कहते हैं और ये हर बैंक का होता है, उसमें दे देगा और PNB UK एक्सपोर्टर को पैसा दे देती है और UK एक्सपोर्टर आपको डायमंड एक्सपोर्ट कर देता है और सेम इसी तरह से लोन का अमाउंट पे किया जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि PNB इतना सिरदर्द लेता क्यों है? इसके बदले उसे कमीशन मिलती है और अगर आप लोन नहीं पे कर पाते हो तो PNB के पास तो सिक्योरिटीज है ही, बट हियर्स द कैच, PNB सिर्फ गारंटी लेता है, लेकिन अगर आप लोन नहीं चुका पाए, डिफॉल्ट करते हो, तो PNB को सारा पैसा देना होगा और ये सब चीजों का रिकॉर्ड बैंक CBS कोर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू अपने पास रखती है, जिसकी ऑडिटिंग भी होती है किसी तरह की गलती या फ्रॉड पकड़ने के लिए। अब वापस आते हैं नीरव मोदी पे। बात है 2010 की। मुंबई में नीरव मोदी के स्टोर के पास ही PNB की ब्रिडी हाउस वाली ब्रांच थी। नीरव मोदी वहाँ के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट डिप्टी हेड गोकुल नाथ
शेट्टी के पास जाते हैं और गोकुलनाथ शेट्टी को कहते हैं कि मुझे लोन चाहिए, तो मेरी कंपनी से आपको LOU की रिक्वेस्ट आएगी, फिर आप सिक्योरिटीज मांगोगे। तो आप एक काम करना, LOU की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देना, लेकिन कोई सिक्योरिटी मत लेना और इसके बदले आप अपना कमीशन ले लेना। और ये सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना हो उसके लिए CBS इंचार्ज मनोज खरत को भी सेट कर लिया। यानी कि अब बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग देकर PNB लोन का गारंटर भी बन गया और बैंक रिकॉर्ड में उसकी एंट्री भी नहीं हुई। और सिर्फ यही नहीं, नीरव मोदी और भी स्कैम करता है, जैसे कि फेक LOU के थ्रू PNB के पैसे को अपने ही शेल कंपनी में ट्रांसफर करवाना। नीरव मोदी अपनी स्टोर की फ्रेंचाइजी भी देता था और उसमें भी फ्रॉड करता था। वो 10 करोड़ में फ्रेंचाइजी देता था और स्टोर में लगाने के लिए 25 करोड़ के ज्वेलरी। तो ऐसे ही एक हरि प्रसाद नाम के आदमी ने फ्रेंचाइजी लेने के लिए 10 करोड़ नीरव मोदी को दिए, लेकिन उसके बदले फ्रेंचाइजी उसे कभी मिली ही नहीं। इसके खिलाफ हरि प्रसाद ने 2015 में पुलिस कंप्लेन की, CBI को लेटर लिखा, 2015 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी लेटर लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट नीरव मोदी ने एक बार कैनेडियन सिटीजन को $12,000 का फेक ज्वेलरी दे दिया और जब उन्होंने कंप्लेन किया तो उसके बदले कुछ नहीं हुआ। ऐसे कर करके 2017 तक नीरव मोदी ने 1212 LOU अप्रूव करवाए थे और 11,400 करोड़ का PNB गारंटर बन गया था और उसके बदली PNB के पास सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं था। नीरव मोदी के पास पैसा होने के बाद भी ना तो वो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट देता और ना ही इंटरेस्ट देता और 2011 से लेकर 2017 तक ऐसे ही लोन लेता गया। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। 2018 में गोकुलनाथ शेट्टी रिटायर हो जाता है और उसके बदले नया डेप्यूटी मैनेजर आता है और ये बात नीरव मोदी को पता नहीं था। तो पहले की तरह नीरव मोदी के लोग एक LOU भेजते हैं और नया मैनेजर उसके बदले सिक्योरिटी मांगता है। तो नीरव मोदी के ऑफिशियल्स गलती से बोल देते हैं कि बिना किसी सिक्योरिटी के हमारी LOU हमेशा ऐसे ही पास होती है। ये सुनकर डिप्टी मैनेजर के पैरों तले जमीन खिसक गई और जब उसने चेक किया तो सच में ऐसा ही हो रहा था। बिना किसी सिक्योरिटी के PNB करोड़ों का गारंटर बन गया था। इन सब के बीच नीरव मोदी अपनी फैमिली के साथ 1 जनवरी 2018 को इंडिया के बाहर जा चुका था और 12 जनवरी 2018 को नीरव मोदी स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट में प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचवा रहा था। नीरव मोदी के स्कैम में ED को इन्वॉल्व होना पड़ा और जब ये स्कैम बाहर आया तो भद्दड़ मच गया। सब लोग PNB भाग रहे थे अपना पैसा निकालने के लिए। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। 13 मार्च 2018 को गवर्नमेंट को अपना रूल चेंज करना पड़ा और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 लाना पड़ा ताकि दोबारा ऐसा स्कैम ना हो और LOU का सिस्टम पूरी तरह से बैन कर दिया गया। और लोगों के प्रेशर देने के बाद इंटरपोल की मदद ली गई कि जिस भी देश में नीरव मोदी दिखे उसे इंडिया वापस भेज दिया जाए। बट आज तक ना तो नीरव मोदी वापस आया है और ना ही लोगों का पैसा मिला है। इंडिया में सबसे ज्यादा क्रेज क्रिकेट का है और ये क्रेज IPL के आने के बाद तो और बढ़ गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक क्रिमिनल ने IPL की शुरुआत करी थी और IPL की शुरुआत ही करी गई थी स्कैम करने के लिए। विजय माल्या और नीरव मोदी के जैसे ही ललित मोदी भी बहुत अमीर घर में पैदा हुए थे। इनके पिता कृष्णा कुमार मोदी गॉडफ्रे फिलिप्स लिमिटेड जो मेलबोरो, स्क्वायर रेड जैसे टोबैको बनाती थी इसके मालिक थे। ललित मोदी जन्मे तो दिल्ली में थे लेकिन अमेरिका गए थे अपने हायर एजुकेशन के लिए। वहां पर 1985 में वो ड्रग डीलिंग, किडनैपिंग के केस में 2 साल के लिए जेल चले जाते हैं। जेल से निकलने के बाद ललित इंडिया वापस आते हैं और अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं, बट इसमें उनका मन नहीं लगता। तो 1993 में ललित मोदी खुद की कंपनी मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क खोलते हैं जिसमें फैशन टीवी, डिज्नी का कंटेंट टीवी में ब्रॉडकास्ट करते थे और डिज्नी के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा था। बट इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद डिज्नी ने दोबारा ललित मोदी के साथ काम नहीं करा क्योंकि ललित मोदी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करते थे। इस बिजनेस में फेल होने के बाद ललित मोदी 2002 में सिक्सो कंपनी को खोलते हैं जो एक ऑनलाइन बेटिंग कंपनी था। बट अपने आदत से मजबूर ललित मोदी इसमें भी बहुत लोगों के साथ स्कैम करते हैं और जानबूझकर प्लेयर्स को हरवा देते और ये बिजनेस में भी फेल हो जाते हैं। इसी बीच ललित मोदी नोटिस करते हैं कि इंडिया में क्रिकेट का बहुत क्रेज है और जब मोदी USA में थे तो वहां पर फुटबॉल्स की प्राइवेट लीग होती थी जहां पर एक कंट्री के सब स्टेट्स अपनी टीम बनाकर खेलते थे। इसी से इंस्पायर होकर वो इंडिया में भी क्रिकेट लीग करवाना चाहते थे और ये आइडिया लेकर वो BCCI के पास जाते हैं। लेकिन BCCI इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि ललित मोदी का क्रिकेट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इससे ललित मोदी को समझ में आया कि अपने सपने को पूरा करने के लिए पहले BCCI का पार्ट बनना होगा। तो अपने पॉलिटिकल कनेक्शन के थ्रू 1999 में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर बने, 2004 में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और उसी साल राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। फिर 2005 में जब शरद पवार को BCCI का प्रेसिडेंट बनाया गया तो उसी वक्त ललित मोदी को भी BCCI का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया क्योंकि पवार को BCCI का प्रेसिडेंट बनाने के लिए ललित मोदी का बहुत बड़ा हाथ था, जिसकी वजह से ललित मोदी शरद पवार का राइट हैंड बन गया। ललित मोदी के लिए VC का पोस्ट ही काफी था अपने सपने को पूरा करने के लिए। 2005 से लेकर 2008 तक ललित मोदी ने BCCI के अंदर बहुत सारे चेंजेस करे जिससे BCCI को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ।
जिसकी वजह से बोर्ड मेंबर्स को मोदी के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट होने लगा। इसी बीच 2007 में जी एंटरटेनमेंट ने ICL इंडियन क्रिकेट लीग चालू करा, जिसका कॉन्सेप्ट भी फॉरेन के क्रिकेट लीग जैसा ही था, जिसके लिए ललित मोदी सालों से मेहनत कर रहे थे और ICL क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा पैसा दे रहा था। तो सारे क्रिकेटर्स ICL से जुड़ना चाहते थे और ये चीज ललित मोदी से देखा नहीं गया। तो उसने शरद पवार के थ्रू नोटिस निकाला कि जो भी प्लेयर ICL में खेलेगा उसे BCCI परमानेंटली इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से बैन कर देगा। अब इस नोटिस के बाद कोई भी प्लेयर ICL के साथ नहीं जुड़ता है और यही वो वक्त था जब ललित मोदी ने BCCI को IPL के बारे में फिर से कहा और 2008 में IPL का पहला लीग होता है और पहले ही लीग से IPL बहुत ज्यादा फेमस हो गया, जिसके कारण ललित मोदी सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आ गए और हर जगह सिर्फ ललित मोदी की चर्चा हो रही थी। बट कोई ये नहीं जानता था कि IPL स्टार्ट करने के पीछे इतना बड़ा स्कैम छिपा था। 2008 में जब IPL लॉन्च हुआ तब BCCI इसके ब्रॉडकास्टिंग चैनल ढूंढ रही थी। तभी ललित मोदी WSG वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप के बारे में अपने BCCI के मेंबर्स को कहता है, जैसे तैसे करके IPL की मीडिया राइट्स WSG को दिलवा देता है। अब WSG सोनी के साथ पार्टनरशिप करके ये राइट्स सोनी को दे देती है। इसके बदले सोनी ने BCCI को 425 करोड़ एज अ फेलिसिटी चार्ज दिया, लेकिन इतना पैसा क्यों दिया वो BCCI को भी नहीं पता था। बाद में पता चलता है कि वो 425 करोड़ ललित मोदी की शेल कंपनी को ट्रांसफर किया गया था। सिर्फ यही नहीं, IPL की टीम में एक कोची तुष्कर करेरा नाम की टीम थी, जिसका बिड रेंडोवर स्पोर्ट वर्ल्ड नाम की कंपनी ने जीता और इस कंपनी की को ओनर थी सुसंदा पुष्कर, जो बाद में शशि थरूर की वाइफ बनी, जो उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थे। तो बेसिकली ये एक डिस्क्लोज टीम थी जिसमें सबसे ज्यादा फायदा ललित मोदी को हो रहा था पॉलिटिकल सपोर्ट के थ्रू। तो देखो, हर एक IPL टीम को 10% बैंक गारंटी BCCI को देना होता है, जो कोची तुष्कर ने नहीं दिया, जिसकी वजह से BCCI ने एक साल में कोची तुष्कर को बैन कर दिया। लेकिन ललित मोदी उसे बैन नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था और इसे अवॉइड कर रहे थे। बट बोर्ड मेंबर्स के बहुत ज्यादा प्रेशर देने के बाद फाइनली उन्होंने पेपर्स में साइन कर दिया और कोची तुष्कर बैन हो गया। इस चीज से ललित मोदी इतना गुस्सा हो गए कि गुस्से में उन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली और एक के बाद एक ट्वीट करके कोची तुष्कर को रिवील कर दिया, जिसकी वजह से शशि थरूर को अपने पोस्ट से रिजाइन देना पड़ा और BCCI ने ललित मोदी को बैन कर दिया। साथ में 22 चार्जेस लगाए, इसमें ED को भी इन्वॉल्व होना पड़ा, जिससे ललित मोदी के और केसेस सामने आए, जैसे कि राजस्थान रॉयल्स टीम की बिडिंग प्राइस ललित मोदी ने जानबूझकर कम करी थी और अपने साले को ये बिड जिताया था। इनफैक्ट ललित मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, अपनी फैमिली को बेनिफिट देने का केस, ये सब कुछ बाहर आया। लेकिन जब तक ED ललित मोदी को पकड़ती तब तक वो लंदन भाग चुका था और आज तक इंडिया नहीं आया। चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो या ललित मोदी, इन तीनों में एक सिमिलैरिटी थी और वो है कि इन तीनों के पास पॉलिटिकल सपोर्ट था और इसी वजह से इतना बड़ा स्कैम बैक टू बैक हुआ।